गुरु केवल राह दिखाते हैं साहब, चलना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास की जो हमने प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रखी है व्याख्यात्मक रूप से। वीडियो संख्या है आज 13। टेस्ट संख्या कितना है? 13 है। वीडियो को लाइक किया करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर किया करें ताकि वो भी जुड़कर लाभ प्राप्त कर सके। और पहली बार आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे वाला निशान उस पर क्लिक करना, ऑल पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, ज्वाइन कीजिए। 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है। कल के वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, लगभग सबने सही उत्तर दिया है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये कथन किस लेखक का है, किसका है? तो वो कथन था साहब अपने अमीर खुसरो साहब का। सब ने सही जवाब है जो दिया। आज की इस वीडियो में पहला सवाल है, देखिए दो सवाल बिल्कुल समान है लेकिन थोड़ी सी प्रकृति बदलते ही सवाल बिल्कुल अलग से लगने लग जाएगा। पहला सवाल है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह किस विद्वान का कथन है? सुनीति कुमार चटर्जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ग्रियर्सन का, धीरेन्द्र वर्मा का। वीडियो रोककर आप उत्तर सोच भी सकते हैं किसका है। उत्तर हो जाएगा साहब बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस प्रकार से कथन देकर भी सवाल पूछा जा सकता है क्या कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ये कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में आप अच्छे से जानते हो, कहानियों के अंदर बहुत जल्द ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं, 3 कहानियाँ लिखी थी इन्होंने। कितनी कहानियाँ लिखी थी? 3। और उनकी वजह से बहुत प्रसिद्धि मिली इनको। वो कहानियाँ आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद है तो फिर अच्छी बात है। ये कई बार पूछ जाती है इसलिए मैं बता दूं। 1 नंबर पे मैं बात करूं सुखमय जीवन। क्या? सुखमय जीवन नाम सुना होगा इस कहानी का आपने। सुखमय जीवन, समय भी लिख लीजिए आप 1911 ईस्वी। सुखमय जीवन 1911। दूसरी इनकी प्रसिद्ध कहानी क्या? बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा, समय 1914 लिख लीजिए। उसने कहा था, ये मैंने पढ़ाई भी है आपको। उसने कहा था, उसने कहा था 1915। इनकी 3 कहानियां प्रसिद्ध, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। सवाल इनसे इस प्रकार पूछा जाता है कई बार, निम्न में से गुलेरी की कहानी नहीं है। 3 तो ये दे दी जाती है और 1 और कोई मिलती जुलती दे दी जाती है, तो ध्यान में रखिएगा ये। अगला सवाल बताइएगा, देखिए अगर आप समझ चुके हैं सवाल को तो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? अवहट, पुरानी हिंदी, अपभ्रष्ट या देशी भाषा? देखिए ऊपर वाला ही सवाल था, ऊपर वाले में कथन था और उसी सवाल इस रूप में भी ये कई बार पूछा गया। ऊपर वाला जो कथन था उसको भी पूछा गया है और इस रूप में भी है जो पूछा गया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा साहब? पुरानी हिंदी के नाम से है जो पुकारा। ऊपर भी आया था कि जो प्रधानता है अपभ्रंश की, प्रधानता रही और वह फिर पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। तो साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? पुरानी हिंदी। इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। और रामचंद्र शुक्ल की बात करूं मैं, रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? ये भी लिख लीजिए आप अलग से नोट लगा के। शुक्ल साहब ने, शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को, पुरानी हिंदी को क्या कहा? प्राकृताभास, ये कहा था शुक्ल महोदय ने। ठीक।
अगला सवाल देखिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? निम्नलिखित में से वो कौन सी रचना जो अपभ्रंश की नहीं है? पहुम चरिऊ, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा या फिर चित्रावली? कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? बताओ देखें। नियमित रूप से जुड़े रहे आप तो आपका हिंदी साहित्य इतिहास ज़बरदस्त हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे फिर सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपने एनवीएस का फॉर्म लगाया हो, चाहे आप नेट वाला पेपर देने वाले हो या केवीएस डीएसएसबी जो भी है, सब के लिए ज़बरदस्त हो जाएगा। तो कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, चित्रावली। चित्रावली जो है अपभ्रंश की नहीं है। तो फिर किसकी है साहब? तो चित्रावली जो है ये 1613 के दौरान उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा रचित, पहले तो ध्यान में रख लीजिए, चित्रावली की रचनाकार कौन है? उस्मान साहब, उस्मान कवि द्वारा रचित है और ये अवधि में थी। किस में थी? अवधि के अंदर, न कि अपभ्रंश में। अवधि में अपने दोहा चौपाई छंदों के अंदर। वहीं पहुम चरिऊ, पाहुड़ दौर, भविष्यत कहा, ये किसकी है? अपभ्रंश की। और भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल। पता है आपको, याद हो गया, वो इतनी बार बता दिया। और पाहुड़ दोहा के कौन है? राम सिंह। वापस सुन लीजिए, याद फिर हो जाएगा। और पहुम चरिऊ कौन है ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। बहुत अच्छा सवाल है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन मतलब आगे की, बाद की अवस्था का नाम है। संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर अवहट? बताइए। बहुत अच्छा और आसान सवाल है, कई बार आया हुआ है ये। क्या उत्तर हो जाएगा? डी, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट है। उत्तरकालीन यानी बाद की अवस्था। अब देखिए इनका मैं क्रम बता देता हूं आपको। जैसे क्रम, पहला क्रम हो जाएगा संस्कृत, यहां से मामला प्रारंभ होता है। संस्कृत, आगे बढ़े तो पाली, फिर आगे बढ़े तो प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर आगे बढ़े अपभ्रंश, फिर आगे बढ़ें अवहट। आ गई बात समझ में? किस प्रकार से ये उत्तरकालीन अवस्था का उत्तरकालीन अवस्था है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी में, आसान सवाल है, हिंदी में किस कवि को, लेकिन महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। हिंदी में किस कवि को राजशेखर, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत है, जो किया गया है? स्वयंभू को, विद्यापति को, चंद्रवरदाई को या फिर जगनीक को? बताइए साहब, किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत है, जो किया गया है? उत्तर हो जाएगा विद्यापति महोदय। कौन? विद्यापति महोदय। विद्यापति को और किन किन नामों से पुकारा गया है वो भी आप कमेंट करके है जो बताइएगा। विद्यापति का एक ये भी ध्यान में रखना, ये शैव संप्रदाय के थे। किसके थे? एडिशनल बात लिख लीजिए आपको 2-4। शैव संप्रदाय से संबंध रखते थे, शैव संप्रदाय से संबंध रखते थे, ठीक है। और हरप्रसाद जो शास्त्री, इन्होंने पंच देवोपासक भी स्वीकार किए इनको। वहीं हम बात करें तो अभिनव जयदेव, इनकी और उपाधियों की बात कर लेते हैं, और किन किन उपाधियों से इनको नवाजा गया है। अभिनव जयदेव, अभिनव, ये से भी सवाल पूछा जा सकता है, निम्न उपाधियों से किसको नवाजा गया है, या निम्न में से किसकी उपाधि है? निम्न में से विद्यापति की उपाधि नहीं है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो अभिनव जयदेव, राजशेखर हो गई, और कवि शेखर हो गया, कवि कंठहार हो गया, कवि कंठहार हो गया,
और इनको खेलन कवि भी, मैथिल कोकिल भी, ये तो जगत प्रसिद्ध है, मैथिल कोकिल भी, और पंचानन भी, ये भी इन्हीं की उपाधि है। इनकी उपाधि एक दशावधान। तो इतनी उपाधियों से इनको नवाजा गया। तो ये विद्यापति की ये और अन्य उपाधियां हैं। अभिनव जयदेव, राजशेखर, कंठहार, खेलन कवि, मैथिल कोकिल, पंचानन, दशावधान, नव कवि शेखर, इस प्रकार से भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। पुस्तक जलहण हत दे चली गजन नृपकाय। पुस्तक जलन हत दे चली गजन नृपकाय, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नालय, विद्याधर, चंद्रप्रदायी या जलहण? बहुत बार पूछा गया है, आसान सवाल है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रप्रदायी से संबंधित है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो की हम बात करें तो इनका जो ग्रंथ है 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। वहीं एक पृथ्वीराज रासो से संबंधित विशेष बात ये लिख लीजिए यहाँ पर, यह है कि अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब सुख सुख संवाद के रूप में, और किसको? पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को। ठीक है। वहीं जो बच्चन महोदय हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने इसको एक राजनीतिक महाकाव्य माना है। क्या कहा है? राजनीतिक महाकाव्य माना है बच्चन सिंह ने, या फिर यूं कहें दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। बच्चन साहब क्या कहते हैं? ये भी कई बार पूछा गया है। बच्चन साहब कहते हैं पृथ्वीराज रासो के विषय में, ये क्या है? राजनीति की महाकाव्यात्मक राजनीति की महाकाव्यात्मक क्या है? त्रासदी है। कौन कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए एक सवाल है आपके लिए कि रणमल छंद का रचयिता कौन है? रणमल छंद के रचनाकार कौन है? कमेंट करके बताइएगा आप। भट्ट केदार हैं, जोइंदू है, मधुकर कवि है, या फिर श्रीधर है? क्या उत्तर होगा कमेंट करके बताना। और पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। तो उस चैनल पर जाइए, देखिए वीडियो, यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता।